हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करते हैं महिलाओं में होने वाली एक खास बीमारी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस पर बात करने से पहले एंडोमेट्रियम के बारे में बात कर लेना जरूरी है। दोस्तों, महिलाओं के यूट्रस यानी बच्चेदानी की भीतरी परत को ही एंडोमेट्रियम कहते हैं। फीमेल हार्मोन हर महीने यूट्रस की इसी भीतरी दीवार पर एंडोमेट्रियम तैयार करते हैं, यानी ये भीतरी दीवार मोटी होने लगती है। ये करीब 10 मिलीमीटर मोटी होती है। यूँ समझ लीजिए कि इसी भीतरी दीवार पर करीब 10 मिलीमीटर मोटा खून का एक थक्का जमाते हैं। थक्के में ब्लड होता है, ब्लड वेसल होती हैं, एंडोमेट्रियम टिश्यूज होते हैं। ये थक्का या एंडोमेट्रियम की जो मोटाई है आने वाली प्रेगनेंसी के लिए एक कुशन का काम करती है। महिलाओं में ओवरी पिछले पीरियड के शुरू होने के 14वें दिन एक अंडा रिलीज करती है। ये अंडा फैलोपियन ट्यूब से होकर के यूट्रस तक पहुंचता है। वहाँ पर ये स्पर्म्स का इंतजार करता है। इस अंडे की उम्र करीब 24 घंटे होती है। यदि इस दौरान स्पर्म द्वारा ये अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो ये फर्टिलाइज्ड अंडा इसी एंडोमेट्रियम की दीवार पर स्थापित हो जाता है और इसी ब्लड से एनर्जी लेकर के ये बढ़ने लगता है और जो प्रेगनेंसी है ये प्रोग्रेस करने लगती है। लेकिन यदि इसी नियमित समय के अंदर ये अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ और ये अंडा एक्सपायर हो गया तो फीमेल हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रभाव के कारण ये पूरा एंडोमेट्रियम जो है ऐंठन द्वारा, मरोड़ द्वारा, क्रैम्प द्वारा इसे पीरियड के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर से नई प्रक्रिया चालू हो जाती है और फिर से एंडोमेट्रियम तैयार होने लगता है। नियमित समय पर फिर से अंडा रिलीज होगा, फिर यही प्रोसेस होती रहती है। तमाम कारणों से कभी कभी महिलाओं में ऐसी स्थिति आती है कि जो एंडोमेट्रियम यूट्रस की भीतरी दीवार पर बनना चाहिए था वो यूट्रस के बाहर भी बनने लगता है। ये ओवरी पर बनने लगता है, फैलोपियन ट्यूब में बनने लगता है, यूट्रस की बाहरी परत पर बनने लगता है, यूरिनरी ब्लैडर पर बनने लगता है और आंतों पर बनने लगता है। और हर महीने जब जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस के अंदर वाला ये श्रेड होता है तब ये जो बने हुए एंडोमेट्रियम हैं या ये नकली एंडोमेट्रियम है या इम्प्लांटेड एंडोमेट्रियम है ये भी श्रेड होते हैं। लेकिन जो यूट्रस के अंदर मौजूद एंडोमेट्रियम है ये टूटकर बहता है तो इसके बहने के लिए रास्ता है। लेकिन जो अंदर के एंडोमेट्रियम हैं, जो आंतों पर बना हुआ एंडोमेट्रियम है या जो ओवरी के ऊपर बना हुआ एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस के बाहर की लाइनिंग पर बना हुआ एंडोमेट्रियम है या जो यूरिनरी ब्लैडर पर बना हुआ एंडोमेट्रियम है, ये भी टूटकर बहता है। उसी के साथ ही जब अंदर का जो एंडोमेट्रियम है टूटता है तब ये भी टूटते हैं और टूटकर बहते हैं। लेकिन इसके बहने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए ये पेल्विक एरिया में जमा होने लगता है। इसे चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। ये चॉकलेट की तरह पेल्विक एरिया में जमा होने लगता है। ये हर बार पेल्विक एरिया में जमा होते होते ये ऐसी स्थिति आती है जब पेल्विक एरिया के अंगों को चिपकाने लगता है। उसमें दर्द और मरोड़ पीरियड के अलावा भी होने लगती है और ये महिलाओं में काफ़ी परेशानी के कारण पैदा करती है। इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो दोस्तों एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण कुछ महिलाओं में बहुत सीवियर होते हैं और कुछ महिलाओं में ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें जो पहला लक्षण है वो यही है कि इसमें पेल्विक पेन रहेगी, यानी लोअर एब्डोमेन में दर्द रहेगा, निचले पेट में आपको दर्द मालूम होता रहेगा। जो पीरियड होंगे इनमें आपको डिस्मेनोरिया की शिकायत रहेगी, इनमें दर्द काफ़ी ज़्यादा होगा, क्रैम्प काफ़ी ज़्यादा होंगे और परेशानी ज़्यादा मालूम। पीरियड के पहले और पीरियड के दौरान पेल्विक एरिया में काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा। 2 पीरियड के बीच में भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें जो नॉर्मल क्रैम्प होते हैं ये पीरियड शुरू होने के 1 हफ्ते पहले से ही क्रैम्प आने लगते हैं, यानी पेन शुरू हो जाता है और पीरियड के दिनों में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। इसमें टट्टी और पेशाब करने में परेशानी महसूस हो सकती है। लोअर बैक में दर्द हो सकता है। संबंध बनाते समय यानी सेक्स के दौरान भी दर्द हो सकता है। इसमें इनफर्टिलिटी की स्थिति आ सकती है, थकान हो सकती है, कब्ज और दस्त हो सकते हैं। एनीमिया यानी खून की कमी, चूँकि खून ज़्यादा निकल जाता है इसलिए इसमें खून की कमी हमेशा बना और वोमिटिंग हो सकती है। और ये जो पेन है पेल्विक एरिया में लगातार बना रह सकता है। दोस्तों, इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो कॉम्प्लिकेशन इसका एक ही है मेन कॉम्प्लिकेशन कि इसमें प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है और इनफर्टिलिटी की स्थिति आ सकती है। इसके कारणों के बारे में बात करें तो अभी तक मेडिकल साइंस इस बारे में कंफर्म नहीं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिससे ये स्थिति आती है। लेकिन इसमें कुछ रिस्क फैक्टर सामने आते हैं कि ये होता क्यों है, ऐसा होता ही क्यों है, क्योंकि नॉर्मल तो है नहीं, तो ये होता क्यों है। तो पहला कारण तो यही है कि हमारी जो जेनेटिक हिस्ट्री इस तरह की है। यदि आपकी मदर को इस तरह की दिक्कत थी, एंडोमेट्रियोसिस की परेशानी थी, तो बहुत संभव है कि आपको भी परेशानी हो सकती है। यदि आपकी मेनार्की 8 वर्ष की उम्र से पहले हो गई थी तब भी ये स्थिति आती है। इसमें एक कारण है कि रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी जो फैलोपियन ट्यूब है पीछे की तरफ खुली होती हैं तो कभी कभी जो पीरियड का खून है ये आगे से न निकल करके कभी कभी पीछे चला जाता है
और पीछे जा कर ये आंतों पर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, ओवरी के ऊपर चिपक जाता है और वहाँ पर दीमक की तरह ये बढ़ने लगता है। और हर महीने जो फीमेल हार्मोन जिस तरह से एंड्रोमेट्रियम तैयार होते हैं उसी तरह से वहाँ पर ये एंड्रोमेट्रियम बनता है और स्प्रेड होता है। इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसमें अंदरूनी सफाई के दौरान भी जो एंड्रोमेट्रियम टिश्यूज़ हैं अंदर के एरिया पहुँच जाते हैं और वहाँ पर ये बनने लगते हैं और ये हर महीने बनते हैं और फिर स्प्रेड होते हैं। तो ये नई नई परेशानी हर बार। जिन महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है स्टार्ट होता है यानी 20 दिन से कम होता है, हर महीने 20 दिन पर ही उनका पीरियड हो जाता है, उनमें भी ये स्थिति देखी जाती है। तो महिलाएं लो बॉडी मास की होती हैं, बहुत दुबली पतली होती हैं, उनमें ये स्थिति ज़्यादातर देखी। तमाम ऐसी मेडिकल कंडीशन होती हैं जिसमें ये एंड्रोमेट्रियम का जो ब्लड है ये अंदर पहुंच जाता है और अंदर पहुंच करके ये दीमक की तरह वहाँ बढ़ता है और परेशानी पैदा करता है। तो दोस्तों अब इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। तो हम तो हमेशा की तरह यही सलाह देंगे कि आप अपने नज़दीक के होम्योपैथिक डॉक्टर साहब पास जाएँ, वहाँ अपनी परेशानी बताएं, वो समझेंगे आपके सिम्टम को देख करके कि क्या स्थिति है, ये एंडोमेट्रियोसिस ही है कि कोई और परेशानी है। यदि जरूरी हो तो कोई टेस्ट भी करा सकते हैं। लेकिन जो मरीज हमारे यहाँ आते हैं और हम उनके सिम्टम देख करके जो दवाइयाँ देते हैं उनमें मेन दवाइयाँ जो हैं वो इस प्रकार हैं जैसे एंडोमेट्रियोसिस की स्थिति में पूरा सुधार आता है और पूरी तरह से ठीक होता है। तो इसमें पहली दवाई हम देते हैं थूजा 200। थूजा 200 की 4 गोलियाँ या 4 बूंद रोज़ सवेरे सवेरे देना है। दूसरी दवाई है फॉलिकुलिनम 30। फॉलिकुलिनम 30 भी 4-4 बूंद या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार लेना होता है। इसकी अगली दवाई है उफोर्नम 30। उफोर्नम 30 भी 4-4 बूंद या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार देनी होती है। इसमें एक मदर टिंचर का मिक्सचर देते हैं हम। पहली मदर टिंचर है थ्लाप्सी वर्सा पेस्टोरिस मदर टिंचर और दूसरी मदर टिंचर है ट्रिलियम पेंडुलम मदर टिंचर। ये 1/4 कप पानी में 20-20 बूंद दोनों दवाइयों की मिला करके दिन में 3 बार देते हैं। इसके अलावा एक दवाई होती है कैलकेरिया फ्लोर 6X। ये बायोकेमिक दवाई है। इस दवाई की भी 4-4 गोलियाँ दिन में 4 बार देनी है। आप लगातार दवाइयाँ लेते रहें। एंडोमेट्रियोसिस की स्थिति में आपको तत्काल आराम नहीं मिलेगा, पर आपको करीब 2 महीने के बाद में आपको मालूम होने लगेगा कि मेरी स्थिति सुधर रही है। जो पेल्विक पेन है वो कम है, जो ब्लीडिंग है वो कम है, जो क्रैम्प्स आ रहे थे पहले के पीछे वो कम है। लगातार आप लेते रहेंगे तो 6-7 महीने में आपको इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। यदि आपको ठीक लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।